पॉवर्टी मीन्स नो पैसा, नो प्रॉपर्टी मीन्स घर नहीं, गाड़ी नहीं, आईफोन नहीं, घूमने के लिए पॉकेट मनी भी नहीं, इलाज के लिए सुविधाएं नहीं, सुविधाएं हैं भी तो बहुत कम है। अरे ये सब क्या है? इन सब के ना होने से पॉवर्टी हो जाएगी? वेल नो। तो इसी को अच्छे से समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर। हाय, दिस इज शिवम यादव and today is 1st January, so happy new year to all my YouTube family and welcome to Ace Learning with Shivam sir. Today we are going to complete the third chapter of economics from NCERT class 9th, poverty as a challenge. Poverty as a challenge कहानी शुरू होती है हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया से। जब इंडिया आज़ाद हुआ तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी। तो इसीलिए बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, मीटिंग्स होती हैं और वहाँ से एक कॉन्क्लूज़न निकल के आता है कि पॉवर्टी को ख़त्म करना है तो हमें एक बड़े पैमाने पर डिस्कस करना पड़ेगा, उसका निष्कासन करना पड़ेगा। इसीलिए यहीं से स्टार्ट होता है एक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या है? सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए कि पॉवर्टी लाइन इज़ अ बाउंड्री। बाउंड्री, जिसने बाउंड्री को क्रॉस कर लिया, या फिर ऐसे समझ लीजिए इट्स अ गेट। जिस गेट को खोल कर लोग बाहर चले गए वो पॉवर्टी लाइन के बाहर हो गए, जो गेट के अंदर रहे वो पॉवर्टी लाइन के अंदर रहे। कॉजेस ऑफ पॉवर्टी एज वेल एज एंटी पॉवर्टी मेजर्स, यानी कि पॉवर्टी के क्या कारण हैं और उसको हटाने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, ये गवर्नमेंट के बीच में डिस्कस होने लगा। और इसी के लिए हमारा ये चैप्टर ज़रूरी है। ये चैप्टर ना केवल हमें कॉन्सेप्ट पॉवर्टी का बताता है बल्कि ह्यूमन पॉवर्टी क्या होती है उसको भी बताता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के नए चैप्टर का इंट्रोडक्शन। क्या है इंट्रोडक्शन? अगर हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं तो हम बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमें लगता है कि ये पुअर है, जैसे कि लैंडलेस लेबर्स हो गए जो कि विलेजेस में काम करते हैं, या फिर वो लोग जो झुग्गीज़ में रहते हैं। कोई सिटी है जिसकी झुग्गीज़ में रहते हैं, जो झुग्गी बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। डेली वेज वर्कर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, या फिर चाइल्ड वर्कर्स जो काम करते हैं ढाबाज पे। आपने देखा हो आते जाते बहुत सारी जगह देखा होगा कि ढाबाज पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं काम करते हैं। वो भी किस में आएगा? पॉवर्टी में आएगा। बेगार्स की अगर हम बात करें तो ये भी बेगार्स भी आपको आते जाते समय रोड पे मिल जाएंगे, बच्चे भीख मांगते हुए। ऐसे कपड़े होते हैं उनके जो, तो ये क्या है? पॉवर्टी है, ये गरीबी है जो दिखाती है। इन चीज़ों से हम समझ सकते हैं ये क्या है? एक गरीबी की एक पहचान है। वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस। इनफैक्ट एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर, यानी कि हर एक चौथा व्यक्ति, हर एक चौथा व्यक्ति का मतलब है 1/4 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इन द कैटेगरी ऑफ पुअर, यानी कि गरीबी की रेखा में है। अगर 2011-12 की बात करें तो वहाँ पर थी 270 मिलियन, यानी कि 27 करोड़ लोग ऐसे थे जो पॉवर्टी लाइन के अंदर थे। आज की भी बात की जाए तो लगभग 127 मिलियन पीपल लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, यानी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में जो लोग जी रहे हैं वो लगभग 13 करोड़ लोग आज भी हैं। दिस ऑल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड, यानी कि जब इतनी सारी पॉपुलेशन है तो वर्ल्ड के जितने भी देश हैं उन सब में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर गरीबी में जी रही है तो वो इंडिया में जी रही है। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे गरीबी के अगर एग्जाम्पल लिए जाए, दो केसेस दे रखे हैं, एक अर्बन केस और एक रूरल केस। पहले अर्बन केस पढ़ते हैं। इसमें 30 साल का एक व्यक्ति है जिसका नाम है रामचरण। ये डेली वेज वर्कर है या फिर डेली वेज लेबर है। कहाँ पर? व्हीट मिल में, जहाँ पर गेहूं को पीसकर आटा बनाया जाता है, ऐसी मिल में ये काम करता है। और ये मिल है झारखंड के रांची में। इसको 1500 रुपये एक महीने के मिलते हैं, जो कि हर किसी व्यक्ति को इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती। लेकिन फिर भी इतनी इनकम इसके फैमिली को चलाने के लिए सफिशिएंट नहीं है। इसकी फैमिली में 6 लोग हैं। कौन? इसकी वाइफ और बाकी के इसके 4 बच्चे, जिनकी उम्र 6 से 12 साल तक की है। अगर हम बात करें, ये 1500 रुपये में से कुछ पैसे अपने घर भी भेजता है जहाँ पर इसके पूरे माँ बाप रहते हैं, गाँव में। और गाँव कहाँ पर है? रामगढ़ में। इसके जो फादर हैं वो लैंडलेस लेबर हैं, जो कि पूरी तरीके से डिपेंड हो जाते हैं रामचरण पे ही। इसका एक भाई भी है जो हजारीबाग में रहता है, लेकिन फिर भी सस्टेनेंस यानी कि डेली का जो गुजारा है वो नहीं हो पाता। राम शहर में रहता है बट एक ऐसे रूम में रहता है, एक सिंगल रूम है जो क्राउडेड बस्ती में आता है। और शहर के आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स मतलब शहर के किसी एक कोने में दूर, ये
घर है उसका जिस एक कमरे में सभी लोग रहते हैं। एक टेम्परेरी सेट बिल्ट ऑफ ब्रिक्स है, यानी कि कच्ची ईंटों का बना हुआ घर है, और उसकी जो छत है वो भी क्ले टाइल्स से बनी हुई है, यानी कि मिट्टी के टाइल से बनी हुई है। इसकी वाइफ का नाम है शांता देवी, वो भी पार्ट टाइम मेड का काम करती है, जिसको 800 रुपये मिलते हैं। फिर भी दोनों मिलकर जो काम करते हैं उससे 2 वक्त की केवल दाल रोटी चावल ही हो पाता है। नेवर इनफ फॉर ऑल ऑफ देम, यानी कि इतना कमाने के बावजूद भी जो फैमिली है उसका गुजारा नहीं हो पाता। एल्डर सन जो है, इसका जो बड़ा बेटा है, वो टी शॉप पर काम करता है, जिसको 300 रुपये महीने के मिलते हैं। जबकि इसकी जो 10 साल की बेटी है वो बाकी के अपने सिबलिंग्स की वहाँ पर देखभाल करती है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो स्कूल जाता हो, क्योंकि उतनी इनकम नहीं है कि स्कूलों को भेज पाए। कपड़े, 2 जोड़ी कपड़े हैं जो सभी लोग आपस में अदल बदल के पहन लेते हैं। अगर कोई नया आ जाए तो जब कोई कपड़ा पहनने लायक नहीं बचता है तो कपड़े नए लाने की सोची जाती है, उससे पहले नए कपड़े लाने के लिए सोचते भी नहीं। और जूतों की अगर बात करें तो वो उनके लिए एक लग्जरी आइटम है, यानी कि एक ऐसो आराम के लोगों का आइटम है। ये ऐसे लोगों का आइटम है जो जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। अगर यंगर किड्स की बात करें तो ये अंडर नरिश्ड हैं। अंडर नरिश्ड का मतलब कुपोषण के शिकार हैं, इनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है। दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल, जब ये बीमार पड़ते हैं तो इनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते। ये तो हमने कहानी समझी किसकी, एक ऐसे व्यक्ति की जो कि शहर में रहता है। अब आइए अर्बन रूरल केस में देख लेते हैं, यानी कि गांव में रहने वाला एक व्यक्ति कैसे गुजारा करता है। इसका नाम है लाखा सिंह। ये एक गांव में रहता है उत्तर प्रदेश के मेरठ के ज़िले में। इसकी जो फैमिली है उसके पास कोई भी खुद का लैंड नहीं है, यानी कि खुद की ज़मीन नहीं है। तो ये ऑड जॉब्स करते हैं। ऑड जॉब्स का मतलब जो भी काम मिल जाएगा वो ये काम कर लेंगे। इनकी कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है कि हम अपना यही काम करेंगे। जो भी बिग फार्मर्स के यहाँ इनको काम मिलता है, यानी कि जमींदारों के यहाँ जो भी काम मिलता है वो ये काम कर लेते हैं। वर्क भी कैसा है, इरेटिक है, जैसे इनकी इनकम है, यानी कि काम और इनकम दोनों मूविंग है। आज काम मिला कल नहीं मिला, यानी कि आज अगर काम मिल रहा है तो आज इनकम हो गई, कल काम नहीं मिला इसका मतलब कल इनकम नहीं होगी, सस्टेन नहीं है। एट टाइम्स दे गेट पेड ₹50 फॉर अ हार्ड डेज वर्क, यानी कि पूरे दिन मेहनत से काम करने के बाद इनको केवल 50 रुपये मिलते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो ये इतने कम होते हैं कि डेली का 2 टाइम का जो खाना होता है वो भी पूरा नहीं होता। इसकी फैमिली में 8 लोग हैं। कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील्स अ डे, यानी कि 2 टाइम का खाना पूर्ति हो जाए इतना भी इनके पास नहीं होता। लखा जो रहता है वो कच्चे हट में रहता है, यानी कि कच्ची झोपड़ी में रहता है, जो कि गांव के एक कोने में बनी हुई है। विमेन जो है घर की, वो चारा काटने और फायरवुड कलेक्ट करने का काम करती हैं। इसके फादर जो थे वो टीबी के पेशेंट थे और दवाई ना मिलने के कारण वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि एक्सपायर हो जाते हैं। इसकी माँ जो है वो भी बीमार है, बट फ्रॉम द सेम डिसीज एंड लाइफ इज स्लोली एबिंग अवे, यानी कि मदर जो है उनको भी टीबी है, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं है कि उसका इलाज करा पाएँ, और इलाज नहीं है इसलिए वो धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही हैं। एल्दो द प्लेस हैज़ अ प्राइमरी स्कूल, माना कि गांव में एक प्राइमरी स्कूल है, लेकिन लखा कभी भी स्कूल नहीं गया। उसने 10 साल की उम्र में ही कमाना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि घर की ज़रूरतें थी, उसके पास जिम्मेदारी थी। उन जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए वो 10 साल के उम्र में ही काम करना शुरू कर देता है, बल्कि स्कूल नहीं जाता। और यही कहीं ना कहीं गरीबी का कारण भी बनती है। न्यू क्लोथ्स हैपन वंस इन अ फ्यू ईयर्स, मतलब कुछ सालों में कभी कपड़े ले लिए तो ले लिए। जैसे राम के लिए जो जूते थे वो लग्जरी आइटम थे, वैसे ही इसके लिए सोप और ऑयल लग्जरी आइटम है, यानी कि जो साबुन और तेल होता है उसका भी इस्तेमाल ये नहीं कर सकते। ये कुछ आपके लिए होमवर्क है, जैसे इसको आप पढ़िएगा, और ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपको लिखना है। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। लैंडलेस का मतलब है यहाँ पर एक्टिविटीज़ बतानी है कि ये एक्टिविटीज़ प्रॉपर्टी को कैसे बढ़ावा देती हैं, कैसे जुड़ी हुई हैं। तो लैंडलेसनेस का मतलब है कि जिसके पास ज़मीन नहीं होगी वो दूसरे के यहाँ काम करेगा, काम मिलेगा भी नहीं मिलेगा। जब काम नहीं मिलेगा इनकम नहीं होगी, यानी कि पॉवर्टी की तरफ बढ़ जाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि यहाँ पर काम नहीं है, काम नहीं है तो 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलेगा, और पढ़ाने के लिए इलाज के लिए भी पैसे नहीं होंगे, तो वो भी पॉवर्टी पॉवर्टी का एक। साइज ऑफ द फैमिली, जितनी बड़ी फैमिली होगी
उतना ही ज़्यादा खर्चा चाहिए होगा। जितनी छोटी फैमिली उतना ही कम खर्चा। तो जितनी बड़ी फैमिली यानी कि खर्चा ज़्यादा तो कमाना भी ज़्यादा पड़ेगा। कमाई के जरिए नहीं है, यानी कि पॉवर्टी यहाँ भी बढ़ेगी। इलिटरेसी का मतलब है आप स्किल्ड नहीं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, यानी कि स्किल्ड नहीं हो पाएंगे। स्किल्ड नहीं हो पाएंगे तो आप अपनी मर्जी का काम नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए वो भी एक कारण बनता है पॉवर्टी का। पुअर हेल्थ एंड मेल न्यूट्रिशन, यानी कि आप अगर कुपोषण के शिकार हैं तो आप कहीं ना कहीं फिजिकल और मेंटली रिटार्डेड रहेंगे। इस केस में आप कोई भी काम सही से नहीं कर पाएंगे। कोई भी काम सही से नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब आप फ्यूचर पॉवर्टी को बढ़ावा देंगे। चाइल्ड लेबर, जैसा कि हमने देखा कि चाइल्ड जो है वो ढाबा पे काम कर रहा है। ढाबा पे काम करने का मतलब है कि उसको एजुकेशन नहीं मिल रही है। एजुकेशन नहीं मिलेगी तो स्किल नहीं हो पाएगा, यानी कि ये भी एक कारण हो गया। अगर हम समझ पाएँ तो ये जो दो एग्जाम्पल थे, इससे हमने क्या समझा? ये एक इलस्ट्रेशन था कि जिससे हम गरीबी को समझ पाए। इस गरीबी में हमें समझ में आया कि गरीबी का मतलब कुछ और नहीं है, हंगर और लैक ऑफ शेल्टर है। यानी कि अगर हम 2 वक्त का खाना नहीं खा पा रहे हैं, इसका मतलब हम गरीबी में जी रहे हैं। हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, इसका मतलब हम गरीबी में। अब कहने के तो ये हो जाएगा, राम जो था वो कच्चे मकान में रह रहा था, जो लाखा है वो कच्ची झोपड़ी में रह रहा है। रह तो दोनों रहे हैं, शेल्टर भी है, लेकिन उस शेल्टर को शेल्टर कैसे कहेंगे जहाँ गुजारा ही नहीं हो रहा है। एक छत के नीचे एक कमरे में 6 लोग रह रहे हैं, तो कैसे रहेंगे? कितना ज़्यादा मुश्किल है, सोच के देखिए। तो वो हमारी अमीरी नहीं है, हम पॉवर्टी से बाहर नहीं हैं, उसे हम गरीबी ही कहेंगे और उसको हम गरीबों में ही रखेंगे। It is also in a situation in which parents are not able to send their children to school, or a situation where sick people cannot afford treatment। यानी कि ये वो सिचुएशन है जहाँ बच्चों को एजुकेशन नहीं दी जा सकती, अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। साथ ही अगर फैमिली में कोई बीमार पड़ता है तो उसका भी इलाज नहीं करा पाएंगे। पॉवर्टी का मतलब ये भी है कि हमारे पास स्वच्छ पानी नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, यानी कि हमारे पास शौच की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब एक इरेगुलर जॉब भी है, यानी कि जिसके पास रेगुलर जॉब भी नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं पॉवर्टी का शिकार हो रहा है। एबव ऑल इट मीन्स लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। अगर ये सब जरिए नहीं है, इसका मतलब हम ना कहीं लाचारी में हमको जीना पड़ेगा। पुअर आर इन अ सिचुएशन इन विच दे आर इल ट्रीटेड। इसका मतलब क्या है? अगर गरीबों की बात की जाए तो गरीबों को हर जगह इल ट्रीट किया जाता है, यानी कि उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जा सकती। चाहे वो फार्म्स में काम करें, चाहे वो फैक्ट्रीज़ में काम करें, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाएं, या फिर हॉस्पिटल्स में जाएं, या फिर रेलवे स्टेशन पे जाएं, मतलब कहीं भी गरीबों, ये तो आप खुद देख सकते हैं कि अगर आप आपके आसपास कहीं भी आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो एक अमीर के साथ एक अलग व्यवहार होता है और गरीब के साथ अलग अलग व्यवहार होता है। ऑब्वियसली नो बडी वुड लाइक टू लिव इन पॉवर्टी। इसी वजह से लोग क्या करेंगे? पॉवर्टी में रहने के लिए इच्छुक नहीं होंगे। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज, अगर इंडिपेंडेंट इंडिया के बहुत बड़ा, अगर सबसे बड़ा कोई चैलेंज था तो वो क्या था? पॉवर्टी। क्योंकि उस टाइम पर मिलियंस में पीपल जो थे वो पॉवर्टी लाइन में जी रहे थे। इसी पर महात्मा गांधी जी का कहना था कि अगर हमें ट्रूली इंडिपेंडेंट इंडिया देखना है तो हमें हेल्प करनी चाहिए पुअरेस्ट लोगों की, ताकि वो अपनी ह्यूमन सफरिंग से बाहर हो सकें। अगर हमारे यहाँ के लोग, हमारे लोग अगर ह्यूमन सफरिंग से बाहर आ जाते हैं, इसका मतलब हम समझेंगे वो हमारा ट्रू इंडिपेंडेंट इंडिया है। पॉवर्टी है सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंटिस्ट का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो सामाजिक तत्वों पर विचार करते हैं, उसके बाद में सोच विचार करते हैं, सोच विचार करने के बाद अपनी थ्योरी लेकर आते हैं। तो जो सोशल साइंटिस्ट हैं उनका क्या कहना है पॉवर्टी के बारे में? उनका कहना है कि पॉवर्टी के बहुत सारे चेहरे हैं। बहुत सारे चेहरे मतलब कि पॉवर्टी को हम अलग अलग पैमानों पर नाप सकते हैं। इन्होंने कुछ इंडिकेटर्स दिए कि पॉवर्टी को देखने के लिए हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं, यानी कि इन पैमानों से हम पॉवर्टी पहचान सकते हैं। क्या थे वो? द लेवल ऑफ द इनकम एंड कंजम्पशन। इन्होंने दिया कॉन्सेप्ट किसका? लेवल ऑफ इनकम का और कंजम्पशन का। लेवल ऑफ इनकम मतलब कोई सी फैमिली कितना कमा रही है, और पर डे वो उसका कंजम्पशन क्या है। बट नाउ पॉवर्टी इज लुक्ड थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स लाइक इलिटरेसी। लेकिन अब के टाइम पर अगर देखा जाए तो अब केवल पॉवर्टी इनकम और कंजम्पशन पे नहीं, बल्कि इलिटरेसी, यानी कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी एक कारण है। लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, यानी कि अगर आप किसी भी फील्ड में पीछे रह जाते हैं कुपोषण की वजह से, तो वो भी एक पॉवर्टी की निशानी है। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, अगर आप हेल्थ केयर नहीं ले पा रहे हैं प्रॉपर, तब भी पॉवर्टी है। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़,
lack of access to safe drinking water and sanitation. Analysis of poverty based on social exclusion and vulnerability is now becoming very common. यानी कि अगर हम एनालाइज करें किस पर, सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी पर, किसको देखते हुए, पॉवर्टी को देखते हुए, तो ये भी हमारी जो सोसाइटी है उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन आपको मिलेगा। क्या है ये दोनों? सोशल एक्सक्लूजन की बात करें तो सोशल एक्सक्लूजन जो है सीधे मायने में अगर हम इसको समझना चाहें तो सोसाइटी से कुछ लोगों को अलग कर दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन। और इसका सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो लोअर क्लास की फैमिलीज को पड़ता है। बोथ अ कॉज एज वेल एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी इन द यूजुअल सेंस। ब्रॉडली अगर बात करें, इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज़। यानी कि लोगों को या ग्रुप ऑफ पीपल को एक्सक्लूड कर दिया जाता है किससे? फैसिलिटीज़ से, बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। कौन कौन सी? जिससे कि वो अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं, तो उस जरिए से उनको अलग कर दिया गया। जब उस अपॉर्चुनिटी से उनको अलग कर दिया गया, यानी कि वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अ टिपिकल एग्जाम्पल इज द वर्किंग ऑफ अ कास्ट सिस्टम। हमारी सोसाइटी में जो कास्ट सिस्टम है वो एक बहुत बड़ा इसका एग्जाम्पल देखा जा सकता है। और जो एक्सक्लूजन की बात होती है वो सर्टेन कास्ट के साथ यहाँ पर देखी जाती है, जिसमें लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी से बाहर रख दिया जाता है। सोशल एक्सक्लूजन की अगर हम बात करें तो ये लीड करती है, यानी कि ये बढ़ावा देती है किसको? हमारे सोसाइटी के डैमेज को, यानी कि और ज़्यादा बढ़ावा देती है, हमारे सोसाइटी को और ज़्यादा खराब करने का काम करती है। हैविंग अ वेरी लो इनकम, जिसके पास इनकम कम है उसके लिए और ज़्यादा। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? वल्नरेबिलिटी का मतलब नाजुक, यानी कि जो ईजिली जिसको अफेक्ट किया जा सके। तो वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज अ मेजर विच डिस्क्राइब्स द ग्रेटर पॉवर्टी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज़। यानी कि वल्नरेबिलिटी अगर माने देखी जाए तो वल्नरेबिलिटी उनके लिए ज़्यादा घातक होती है जो सर्टेन कम्युनिटीज़ से आते हैं, जैसे बैकवर्ड क्लास कास्ट, और कोई ऐसा इंडिविजुअल जो विडो है यानी कि विधवा है या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड है। ये लोग ज़्यादा सोसाइटी में वल्नरेबल हो जाते हैं। कैसे? वल्नरेबिलिटी इज determined by the options available to different communities for finding an alternative living in terms of assets। यानी कि vulnerability क्या है? ये ऐसे डिटरमाइन की जाती है कि एक की जगह पर हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है और उसको हम लेने के लायक हैं या नहीं है। तो जिसमें हम बात करें असेट्स, असेट्स का मतलब है हमारे पास कोई भी ऐसा जरिया जिससे हम अपनी डेली लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। एजुकेशन, हेल्थ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो इन सभी से ये क्या रह जाते हैं? वंचित रह जाते हैं। किन कार्डों से? हो सकता है वो विमेन हो, औरत हो, या फिर हैंडीकैप्ड हो, या फिर बैकवर्ड क्लासेस से आती हो। फर्दर अगर हम इसकी बात करें, एनालाइज करें, ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेटर रिस्क दीज ग्रुप फेस एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। अगर इससे भी बढ़ के, यानी कि जो अभी तक वो फेस कर रहे थे, अगर उससे भी ऊपर किसी चीज़ की बात की जाए तो जब भी कोई डिजास्टर आता है तो वो और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। जैसे अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, टेररिज्म हो गया, तो इसके चलते वो और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। वल्नरेबल का मतलब है पहले ही वो सोसाइटी में इनकम, एजुकेशन और असेट से बाहर थे, लेकिन जब कोई ऐसा डिजास्टर आता है तो उनके ऊपर और ज़्यादा आपदा आती है जिससे वो और ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। एडिशनल एनालिसिस इज मेड ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक एबिलिटी टू हैंडल दीज रिस्क। यानी कि इनके ऊपर और ज़्यादा एनालिसिस किया जाए तो देखा जाएगा सोशल और इकोनॉमिक एबिलिटीज़ को, जिसको ये हैंडल कर सकते हैं, इन रिस्क को ये ले सकते हैं। इनफैक्ट वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्टेड। यानी कि अगर जैसे सोशल एक्सक्लूजन है, सोशल एक्सक्लूजन में आपको सोसाइटी से बाहर कर दिया गया, बट फिर भी आप कोई ना कोई जरिया निकाल कर अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन जो सोशल एक्सक्लूजन में भी है, ऊपर से ज़्यादा हायर रिस्क पर है, वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाता, इसीलिए वो हायर रिस्क में चला जाता है बाकी के लोगों से। चाहे वो फ्लड आए, चाहे अर्थक्वेक आए, चाहे सुनामी आए, चाहे कोई और डिजास्टर आ जाए, और सिंपली फॉल इन दी अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स। यानी कि अगर जॉब में भी गिरावट आती है तो भी सबसे ज़्यादा असर किसको पड़ता है? वो सेक्शन को पड़ता है जो पहले से ही वल्नरेबल ग्रुप में आ रहा है। अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है पॉवर्टी। पॉवर्टी किसको बोलते हैं? पॉवर्टी के लिए मैंने पहले ही बताया था, पॉवर्टी क्या है? एक बाउंड्री लाइन है। बाउंड्री का मतलब एक ऐसी बाउंड्री, एक ऐसी दीवार जिसको अगर कोई पास कर लेता है, क्रॉस कर लेता है, तो पॉवर्टी लाइन से बाहर हो जाएगा। और कोई अगर उस पॉवर्टी यानी कि जो बाउंड्री है, जो दीवार है, उसको क्रॉस नहीं कर पाता है तो वो पॉवर्टी लाइन के अंदर रहेगा, यानी कि गरीबी रेखा के अंदर रहेगा। गरीबी रेखा
दो पैमाने पर देखी जाती है, एक तो इनकम, दूसरा कंजम्पशन लेवल। अगर हम बात करें कोई ऐसे पर्सन की जो पुअर है, इफ हिज और हर इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल बेसिक नीड्स, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पा रही है, वो मिनिमम लेवल अपना कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको पुअर बोलेंगे। व्हाट इज नेसेसरी टू सेटिस्फाई बेसिक नीड्स, अगर हम क्वेश्चन पूछें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, तो ये डिफरेंट हो जाएंगी डिफरेंट टाइम पर और डिफरेंट कंट्रीज़ में। यानी कि हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमारे लिए ज़रूरतें अलग होंगी, और कोई अगर अमेरिका में रह रहा है तो उसके लिए ज़रूरतें अलग होंगी। इसीलिए पॉवर्टी जो है वो वेरी करती है टाइम एंड प्लेस के साथ। यानी कि टाइम और प्लेस दोनों ही देखेंगे तभी हम बता पाएंगे कि किस व्यक्ति के पास कौन सी बेसिक नीड्स होनी चाहिए और किस व्यक्ति के पास कौन सी नहीं होनी चाहिए। कितनी बेसिक नीड्स होनी चाहिए तब वो पॉवर्टी लाइन के अंडर रहेगा और कितने से बाहर रहेगा। ईच कंट्री यूजेस एन इमेजनरी लाइन, ये जो पॉवर्टी लाइन हम बोल रहे हैं बार बार, ये क्या है, एक इमेजनरी लाइन है, ये कोई लाइन खींची हुई नहीं है, ये एक इमेजनरी लाइन है जिससे हम ये कंसिडर करते हैं, यानी कि ये पता करते हैं कि कौन है ऐसा व्यक्ति जो एग्जिस्टिंग लेवल पर आ रहा है या नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार, अगर किसी व्यक्ति के पास अमेरिका में कार नहीं है या यूनाइटेड स्टेट्स में कार नहीं है तो हम उसको पुअर मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जहां नॉर्मली सभी लोगों के पास कार वगैरह होती है। अगर ऐसी स्थिति में भी किसी के पास कार नहीं है, इसका मतलब वो पुअर है। लेकिन इंडिया में अगर इसकी बात की जाए तो वो एक लग्जरी आइटम है। लग्जरी आइटम का मतलब ये है कि अगर किसी के पास कार है इसका मतलब वो पॉवर्टी लाइन के बाहर होगा ही होगा, ऊपर से वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा होगा, ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रहा होगा। हाँ, लेकिन आज के टाइम पर अगर इंडिया में बात करें तो मोटर बाइक अगर किसी के पास नहीं है इसका मतलब वो डेफिनेटली पॉवर्टी लाइन में आ रहा है। वाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, अ मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर, यानी कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमें और भी कॉन्सेप्ट देखने पड़ते हैं, जैसे कि मिनिमम जो हमें फूड रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है, क्लोथिंग की, फुटवियर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशन, मेडिकल रिक्वायरमेंट, अगर ये सभी चीज़ें पूरी हो रही हैं इसका मतलब हम पॉवर्टी लाइन के बाहर हैं। अगर इन सभी चीज़ों का हम उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। दीज फिजिकल क्वांटिटीज़ आर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइसेस इन रुपीज़, यानी कि जो भी ये क्वांटिटीज़ हमारे पास हैं इनके उस समय के जो प्राइसेस होंगे उनसे मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे कि कितना इनके पास इनकम है या फिर कितना ये गुजारा कर पा रहे हैं। द प्रेजेंट फॉर्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट वाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी, यानी कि आज के टाइम पर अगर हम फूड की बात करें तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उसको हम एस्टिमेट कैसे करते हैं कि ये पॉवर्टी लाइन से बाहर होगा, पॉवर्टी लाइन के अंदर होगा। तो इसके लिए कुछ आइटम्स हैं जैसे सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, वेजिटेबल्स, मिल्क, ऑयल, शुगर, ये सभी वो चीज़ें हैं जो हमें डेली चाहिए होती हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, इससे हमारी कुपोषण से हम बाहर रहते हैं। तो अगर ये कोई प्राप्त कर पा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ठीक ठाक हालत में है। इसको हम देखते क्या है, कैलोरीज में नापते हैं। कैलोरीज में मतलब है जो भी हम खाना खाते हैं उससे एक एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को हम कैलोरीज में नापते हैं। तो ये जो कैलोरीज हैं ये किस व्यक्ति को कितनी चाहिए ये उन पर भी डिपेंड करता है, यानी कि कैलोरी नीड्स भी डिपेंड करती हैं एज पर, किस व्यक्ति की कितनी एज है, क्या जेंडर है और किस टाइप का काम वो करता है। अगर कैलोरीज के बेस पर पॉवर्टी लाइन को नापने की बात करें, पॉवर्टी लाइन को एनालाइज करने की बात करें तो यहाँ पर कुछ पैमाने दिए गए हैं, मेजरमेंट्स दिए गए हैं। जैसे अगर हम पॉवर्टी लाइन से कोई बाहर व्यक्ति है तो उसकी कुछ एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट है पर डे की, क्या है, 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे, यानी कि हर एक दिन 2400 कैलोरी अगर कोई ले रहा है कोई व्यक्ति तो वो पॉवर्टी लाइन से बाहर हो जाएगा। लेकिन ये कहाँ की बात है, रूरल एरियाज़ की बात है। वहीं अगर हम बात करते हैं शहरों की तो अगर शहर में रहने वाला कोई व्यक्ति 2100 कैलोरीज ले रहा है पर डे तो यानी कि वो पॉवर्टी लाइन से बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये देखें कि ये गांव के लोगों को 2400 कैलोरीज दे रखी हैं और शहर के लोगों को 2100 कैलोरीज दे रखी हैं, इसका मतलब ये है क्योंकि शहर में रहने वाले लोग जो हैं वो इतना फिजिकल वर्क नहीं करते, इस वजह से उनको कैलोरीज की कम ज़रूरत पड़ती है, और गांव में रहने वाले लोगों को फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं वो, यानी कि अपने शारीरिक क्षमताओं का यूज ज़्यादा करते हैं, इसी वजह से उन्हें कैलोरीज ज़्यादा लेनी पड़ती हैं, यानी कि गांव में कैलोरीज ज़्यादा होनी चाहिए। अगर मॉनेटरी एक्सपेंडिचर की बात करें पर कैपिटा का मतलब हो गया पर व्यक्ति हम कितना खर्चा कर पा रहे हैं, किस लिए, टू बाय
दीज कैलोरी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो कैलोरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए कौन कितना खर्चा कर पा रहा है इस पर भी डिपेंड करता है। ये रिवाइज किया जाता है प्रोटेक्टली इनटू कंसिडरेशन द राइज इन प्राइसेस, यानी कि आज से हमने 10 साल पहले अगर कोई प्राइस लिया था तो 10 साल पहले जो प्राइस लिया था वो आज के टाइम पर तो नहीं होगा। अगर हम किसी की गरीबी नाप रहे हैं 10 साल पहले के प्राइसेस से तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए हम इसको रिवाइज करते रहते हैं टाइम टू टाइम, ताकि जो आज के प्राइसेस हैं उनके अकॉर्डिंग हम देख सकें कि कौन अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है। और जो हम कैलकुलेशन अभी तक कर रहे थे वो 2011-2012 के अकॉर्डिंग कर रहे थे। अगर पॉवर्टी लाइन की बात की जाए तो पॉवर्टी लाइन जो 816 पर मंथ कमा रहा है कहाँ पर, रूरल एरियाज़ में, या फिर 1000 रुपये कमा रहा है अर्बन एरियाज़ में, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेशन थी कि पॉवर्टी लाइन से ये पर्सन बाहर हो जाएगा। ये फिक्स किया हुआ था 816 फॉर गांव के लिए और 1000 फॉर अर्बन एरियाज़। अगर आप कहेंगे कि यहाँ पर कैलोरीज तो कम थी शहरों के लिए और पैसे ज़्यादा, तो मतलब ये है कि गांव में अगर रह रहे हैं तो आपको चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, और गांव में बहुत सारी प्रोडक्शन भी होती है इसलिए वहाँ ईजिली अवेलेबल भी होती है, तो इतना खर्चा नहीं होता। लेकिन शहरों की अगर बात करें तो लोग बाहर से सामान लेकर आते हैं और शहरों में बेचते हैं, इसलिए शहरों में सामान महंगा हो जाता है। तो जो चीज़ हम गांव में खा रहे हैं वो सस्ती हो जाएगी और शहर में अगर वही चीज़ ले रहे हैं तो वो महंगी मिलेगी। इसलिए एक्सपेंडिचर की अगर बात की जाए तो शहरों में एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। The higher the amount for urban areas has been fixed because of high prices of many essential products in urban centers, यानी बहुत सारे एसेंशियल आइटम ऐसे हैं जिनकी अर्बन सेंटर में बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ जाती है। तो अगर हम बात करें 2011 और 2012, एक फैमिली जिसके 5 मेंबर्स हैं, अपनी फैमिली में 5 मेंबर हैं, रूरल एरिया में रहते हैं और इनकी जो इनकम है वो लेस देन 4080 पर मंथ है, तो ये किस में आ जाएंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन आ जाएंगे। A similar family in the urban areas would need a minimum of rupees 5000 per month to meet their basic requirements, यानी कि जो शहर में लोग रह रहे हैं उनको कम से कम 5000 रुपये चाहिए ताकि वो अपने मंथली रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएँ। द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियडिकली, पीरियडिक का मतलब वही बताया कि जो पॉवर्टी लाइन है वो एक पीरियड के बाद में दोबारा से नापी जाती है ताकि हम सही कैलकुलेशन कर सकें कि हमारे यहाँ कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। तो ये नॉर्मली हर 5 साल पर ये मेजरमेंट, ये एस्टिमेशन किया जाता है। और ये एस्टिमेशन किया किसके जाता है, किसके लिए द्वारा किया जाता है, कौन देखता है कि कितने लोग गरीबी रेखा में हैं, कौन कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए। तो ये जो जिम्मेदारी दे रखी है हमारे गवर्नमेंट ने NSSO को दे रखी है। ये सैंपल सर्वे करते हैं, लोगों का सैंपल लेते हैं, यानी कि घर घर जाके या फिर किसी भी और जरिए से पता करते हैं कि कितनी फैमिलीज़ हैं, उनमें कितने लोग ऐसे हैं और कितनी इनकम है, कितना वो खर्चा कर पा रहे हैं, कितना कंजम्पशन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी किसके पास है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के पास। However, for making comparisons between developing countries, many international organizations like the World Bank, यानी कि वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें इसी जगह पर, तो वर्ल्ड बैंक क्या दिक करते हैं, एक उन्होंने यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड अपना रखा है और उस यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड से वो पता करते हैं कि पॉवर्टी लाइन क्या होनी चाहिए। उसके लिए इन्होंने डिसाइड कर रखा है इन मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ $1.90 पर पर्सन पर डे। अगर कोई भी व्यक्ति एक दिन में $1.90 कमा रहा है, इसका मतलब वो पॉवर्टी लाइन से बाहर है। इसके आपके दोनों को आंसर करने हैं कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में। इससे आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, तो ये काम आप जरूर करें।